welcome back to Ayurveda Hub, and this is your Agatantra lecture series. So, this is your lecture 2, and in this, we will be starting our very first topic, that is concept of wish, its introduction, and the definition part, and the many more things. So, let's quickly start our lecture. Hello guys, this is our second lecture of अगत तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्य. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि दो हमारी जो मेन क्लासिफिकेशन है, मतलब कि व्हाट इज़ अगत तंत्र का क्या मतलब है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो हमने वो देखा. उसके बाद हमने उसका मॉडर्न कोरिलेशन भी देखा, दैट वाज टॉक्सिकोलॉजी. देन उसके बाद वी स्टार्टेड आर व्यवहार आयुर्वेद पार्ट, उसका भी हमने देखा, डेफिनेशन हमने देखी, व्यवहार आयुर्वेद क्या होता है एंड क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये देखा. फॉरेंसिक मेडिसिन, दैट वाज इट्स द मॉडर्न कोरिलेशन, हमने वो देखा कि व्हाट इज़ द मेन ब्रांच एंड एवरीथिंग. देन उसके बाद विधि वैद्यक जो कि थर्ड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, उसको देखा, दैट इज़ रिलेटेड टू द मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो हमने ये सब कुछ देखा हमारे लास्ट लेक्चर में कि उनकी डेफिनेशन, उनका इंट्रोडक्शन, हम उसे इसमें क्यों पढ़ रहे हैं और उनके अंडर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे. तो हमने ये सब कुछ, जितने भी उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन, हमने उनका बेसिक ओवरव्यू लिया कि हमें ये सब कुछ पढ़ना है हमारे अगत तंत्र, मतलब इस सब्जेक्ट में. सो कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ विश. सो विश से क्या समझते हो, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट टॉपिक है ये सब कुछ, तो चलो ठीक है जो भी है, बट येस, आप विश से क्या समझते हो नॉर्मली इन लेमैन लैंग्वेज, तो दैट विल बी पॉइजन. विश का मतलब पॉइजन. तो पॉइजन क्या है, मतलब पॉइजन क्या करता है, क्या उसका फंक्शन होता है. ऑब्वियसली आपने अभी तक यही सुना ना कि पॉइजन इज़ यूज्ड टू किल समवन ना. तो ऐसे ही हम देखते हैं कि विश बेसिकली क्या चीज़ है, इसके क्या पर्याय हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या कहा गया है इसके बारे में आचार्यों द्वारा. सबसे पहले इसकी निरुक्ति देखते हैं, दैट इज़ विषमिति विषाद जननादः, मतलब कि जिसके द्वारा विषाद की उत्पत्ति हो. विषाद अर्थात दुख, पीड़ा, कष्ट आदि की उत्पत्ति हो, उसे हम विष कहते हैं. ऐसे ही इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग. विषाद जननत्वाच विषम इत्यभिधीयते, मतलब विषाद उत्पन्न करने के कारण ही उसे विष कहते हैं. मैंने आपको बताया कि विषाद का मतलब है दुख या फिर पीड़ा या फिर कष्ट. तो विषाद दुख, पीड़ा या फिर कष्ट उत्पन्न करने के कारण उसे विष कहते हैं. यह आचार्य सुश्रुत की डेफिनेशन है. देन आचार्य चरक क्या कहते हैं, जगद विषणम तम दृष्टवा तेनासौ विष संज्ञितः, मतलब कि जिसे देखने मात्र से ही सारी पृथ्वी विषाद से ग्रस्त हो जाए उसे विष कहते हैं. मतलब जिस चीज़ को देखने से ही, मतलब उसको जस्ट ओनली बाय अपीयरेंस, उसको देख के जो पूरी सृष्टि है, पूरी पृथ्वी है, वो विषाद से ग्रस्त हो जाए, अर्थात दुख पीड़ा आदि से ग्रस्त हो जाए, दुख पीड़ा हो जाए किसी को, उसे विष कहते हैं. मतलब जिसको देख के ही किसी को दुख, पीड़ा, कष्ट आदि होते हैं, उसको हम विष कहते हैं. ठीक है, तो ये आचार्य चरक के द्वारा डेफिनेशन दी गई है, ये चिकित्सा स्थान में दी गई है डेफिनेशन. एंड देयर इज वन मोर डेफिनेशन, दैट इज देहम प्रविश्य यद द्रव्यम दूषयित्वा रसादिकान, अर्थात कि देहम प्रविश्य यद द्रव्यम, जो पदार्थ, जो द्रव्य शरीर में प्रवेश करके दूषयित्वा रसादिकान, मतलब कि रसादि धातुओं को दूषित करते हैं. जो द्रव्य देह में प्रवेश करके, देह प्रवेश जाकर देह के अंदर प्रवेश करके दूषित और रसादिकान, मतलब कि रस आदि धातुओं को दूषित करते हैं, स्वास्थ्य प्राणहरम च स्यात् तद्द्रव्यम विषम उच्यते. और क्या करते हैं, जो स्वास्थ्य की, मतलब स्वास्थ्य को हरते हैं, और जीवन मतलब कि प्राण हरते हैं. स्वास्थ्य को हरते हैं मतलब स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं और प्राणों को हर लेते हैं, उन्हें विष कहा जाता है. देहम प्रविश्य यद द्रव्यम, मतलब कि यद द्रव्यम देहम प्रविश्य दूषित्वा रसादिकान, अर्थात कि जो द्रव्य हमारे देह में प्रवेश करके, शरीर में प्रवेश करके रसादि धातुओं को दूषित करते हैं और स्वास्थ्य और प्राणों की मतलब प्राणों को हर लेते हैं, स्वास्थ्य और प्राणों को बिगाड़ देते हैं, उन्हें हम विष कहते हैं, उन्हें विष कहा जाता है. सो दिस वन इज़ योर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. आप अगर लर्न करते हो तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो. ऊपर वाली डेफिनेशन ईजी है, बट दिस
आपको कंप्लीट इससे आपको एक ओवरव्यू एंड आइडिया दोनों अच्छे से इसमें मिल जाएगा कि ये डेफिनेशन ही ज़्यादा सही रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द पर्याय पार्ट कि विश के क्या पर्याय हैं, तो श्वेड, गरल, कालकूट, गर, गद, तो ये सभी हमारे विश के पर्याय हैं, ठीक है। देन इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, दैट इज़ विश वर्गीकरण। वर्गीकरण इज़ योर क्लासिफिकेशन। ये विश की क्लासिफिकेशन है कि विश को किस अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अब ऐसा तो है नहीं ना, जैसे आपने पढ़ा था, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि द्रव्य की क्लासिफिकेशन है कि उसको हमने चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य के अकॉर्डिंग उसको हमने डिवाइड किया है। तो विश की भी क्लासिफिकेशन है। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार विश की क्या क्लासिफिकेशन, हम वो देखते हैं कि विश इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, दैट इज अकृत्रिम विश एंड कृत्रिम विश। तो अकृत्रिम विश कौन सा हो गया, दैट इज नेचुरल वन। ओके, तो अकृत्रिम विश है आपका नेचुरल, and this is the non-synthetic one, and the कृत्रिम विश is your synthetic, या फिर आप इसको natural या फिर non-synthetic भी लिख सकते हैं। and your कृत्रिम विश is your synthetic wish, okay, कि मतलब it is made, okay ना, मतलब natural नहीं है वो। so अकृत्रिम विश के अंडर ही 2 more categories are there, that are स्थावर एंड जांगम। अब आपको ये बेसिक तो पता ही है कि स्थावर इज योर इनएनिमेट्स एंड जांगम इज एनिमल, मतलब कि जांगम आर द वंस एनिमल्स। मतलब मैं इसको कम्प्लीटली अच्छे से आपको बता देती हूँ कि दे आर द एनिमल्स एंड दे आर, मतलब दे आर नॉट द एनिमल्स, मतलब वो अब एनिमल्स नहीं है तो वो क्या हो सकते हैं, वो वानस्पत्य, मतलब कि वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो खनिज भी हो सकते हैं, मतलब कि वो मिनरल्स भी हो सकते हैं, धातुज भी हो सकते हैं, धातु भी हो सकते हैं। एंड मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि वो प्लांट्स हो सकते हैं एंड या फिर वो मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इसकी क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हमने देखा कि हमने 2 क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया था। ऑब्वियसली हम ये पढ़ रहे थे कि अकृत्रिम विश के भी 2 टाइप्स थे, कि नेचुरल सोर्स है तो वो तो स्थावर और जांगम में डिवाइड किया। तो स्थावर के 2 मोर टाइप्स होते हैं कि जो मूवमेंट नहीं कर सकते, सो दे आर मे बी द प्लांट्स मूव नहीं करते, तो प्लांट्स हो सकते हैं। एंड आपका एक और सोर्स है, दैट इज़ योर खनिज, मतलब कि मिनरल सोर्स हो सकता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि कृत्रिम विष, जो कृत्रिम विष है हमारा सिंथेटिक पॉइजन है जो हमारा, उसके 2 पार्ट्स हैं, वो क्या है, दूषित विष और गर विष। उसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, दैट इज दूषित विष एंड गर विष। तो उसको डिवाइड किया गया है दूषी और गर विष में। तो दूषित विष क्या होते हैं कि ये वाले आपके मतलब माइल्ड हैं एंड दीज आर योर स्लो एक्टिंग पॉइजन है। एंड गर विष दे आर, अब मैंने ऊपर ना आपके लिए ये भी लिखा है कि कृत्रिम विष ब्रैकेट में गर विष, तो दे आर योर केमिकली प्रिपेयर्ड पॉइजन। ओके, तो दिस इज़ योर मेन डिफरेंस कि दूषित विष आर द वंस जो कि माइल्ड एक्टिंग पॉइजन है। सो माइल्ड स्लो एक्टिंग हम कह सकते हैं इनको। एंड आपके जो गर विष हैं दे आर योर केमिकली प्रिपेयर्ड, मतलब इनको हम बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि क्या माइल्ड स्लो एक्टिंग या फिर केमिकली प्रिपेयर कौन से हो सकते हैं। तो अगर हम कहें कि अगर गर विष में दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेज दैट इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। मतलब कि क्या है इसमें कि it is the combination of 2 non-toxic substances, 2 non-toxic substances, ठीक है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। तो 2 non-toxic substances are resulting in the formation of a toxic substance, ठीक है। तो ये हमारा गर विष है। एंड दूषित विष हमारा क्या है, वो मतलब जो उसका टॉक्सिक नेचर है ना, या फिर मतलब वो नॉर्मली पहले से ही टॉक्सिक है, ठीक है, बट उसका टॉक्सिसिटी जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती रहती है। तो दिस इज़ योर माइल्ड या फिर स्लो एक्टिंग पॉइजन। अब गर विष में आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेज दैट इज रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज। तो
तो ये आपकी विश की क्लासिफिकेशन है एंड दिस इज योर मेन क्लासिफिकेशन। आपको यही क्लासिफिकेशन लर्न करनी है। और भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है बट हम लोग इस क्लासिफिकेशन को लर्न करेंगे। सो दिस इज़ योर क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। विश की 2 कैटेगरीज है, कृत्रिम एंड अकृत्रिम एंड कृत्रिम। कृत्रिम इज़ द नेचुरल वन, द नॉन सिंथेटिक वन, एंड द कृत्रिम इज़ सिंथेटिक। ओके कम। एंड उसके बाद हम अकृत्रिम के 2 टाइप्स देखते हैं, दैट आर स्थावर एंड जांगम। स्थावर आर द नॉन एनिमेट्स, मतलब कि जो मूव नहीं कर पाते हैं, एंड जांगम आर द एनिमल्स। तो स्थावर के भी 2 टाइप्स हुए, या तो वो प्लांट्स होंगे जो मूव नहीं कर पाएंगे या फिर वो मिनरल्स होंगे। देन कमिंग ऑन टू द कृत्रिम विश, जो कि हमारे 2 टाइप्स हैं, दूषी एंड गर विश। दूषी विश दे आर द माइल्ड स्लो एक्टिंग पॉइजन, ठीक है, एंड गर विश दे आर केमिकली प्रिपेयर्ड, दे आर द सिंथेटिक वंस, जो क्या है, it is the combination of 2 non-toxic substances that is resulting into the formation of one toxic substance। ठीक है, ये हमारा हो गया गर्विश। आप मतलब दूसरे विषय में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इसकी जो टॉक्सिसिटी है या फिर इसका जो टॉक्सिक नेचर है वो टाइम के साथ रिड्यूस करता जाता है। तो ये हमारी विश की क्लासिफिकेशन हो गई। दिस इज़ योर विश वर्गीकरण। अब मैंने आपको कहा कि और भी क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रस तरंगिणी के अनुसार विश के कितने भेद हैं। मतलब रस तरंगिणी के अनुसार 2 भेद हैं विश, मतलब विश और उपविश माने रस तरंगिणी ने भी और रस रत्न समुच्चय ने भी। मतलब ये रस शास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि इन्होंने कितने विश माने। तो रस तरंगिणी ने विश माने 9 और उपविश माने 11। तो रस तरंगिणी ने विश 9 माने और उपविश हमारे 11 माने। तो वो 9 विश क्या हैं, हम देखते हैं कि वो रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग वो 9 विश कौन से हैं। हालाहल, कालकूट, श्रृंगिक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हरिद्र, सक्तुक, वत्सनाभ, ये हमारे 9 विश हैं। एंड उपविश क्या है, विष्टिंदुक, अहिफेन, रेचक, धतूरा, विजया, गुंजा, भल्लातक, अर्कशील, स्नुहिक्षील, लांगली एंड करवीर, दे आर योर उपविश अकॉर्डिंग टू रस तरंगिणी। रस रत्न समुच्चय के अनुसार 5 विश हैं एंड 7 उपविश हैं। वो 7 उपविश कौन से हैं, लांगली, विषमुष्टि, करवीर, जया, नीलक, कनक एंड अर्क। सो दिस इज़ योर होल क्लासिफिकेशन कि हमने पहले वाग्भट के अनुसार देखा, आचार्य वाग्भट के अनुसार देखा, देन हमने रसशास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू से भी रस तरंगिणी और रस रत्न समुच्चय के अनुसार देख लिया। अब हम देखते हैं कि विश का अधिष्ठान, मतलब कि विश जो है उसका अधिष्ठान किस प्रकार होगा, कि कहाँ कहाँ पर विश प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट में भी किन किन पार्ट्स में विश प्रेजेंट हो सकता है। तो जांगम विश के 16 अधिष्ठान है एंड स्थावर विश के 10 अधिष्ठान है। सो जांगम विश के हमने देखे कि 16 है एंड स्थावर विश के 10 अधिष्ठान है। सबसे पहले स्थावर विश के देखते हैं क्या क्या अधिष्ठान हो सकते हैं। मूलम, पत्रम, फलम, पुष्पम, त्वक, क्षीरम, सार एव च, निर्यासो धातवश्चैव, कंदश्चैव दशमः स्मृतः। मतलब कि स्थावर विश के जो 10 अधिष्ठान हैं वो क्या है। मूलम मतलब कि रूट्स में पॉइजन प्रेजेंट हो सकता है, पत्रम दैट इज लीव्स में प्रेजेंट हो सकता है, फलम फ्रूट में, पुष्पम फ्लावर में प्रेजेंट हो सकता है, त्वक इज योर बार्क, योर निर्यास एंड एवरीथिंग। देन क्षीरम मतलब कि जो उसका एक्सुडेट है, मिल्की एक्सुडेट है, उसमें प्रेजेंट हो सकता है। सार मतलब कि हार्टवुड में प्रेजेंट हो सकता है। निर्यासो मतलब कि रेजिन में प्रेजेंट हो सकता है वो विश। धातवश्चैव मतलब कि मिनरल, अगर कोई पॉइजन है तो मिनरल्स में प्रेजेंट हो सकता है। एंड कंदश्चैव मतलब कि जो कंद है उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है और वो मोस्ट पोटेंट होता है। अगर कंद में पॉइजन प्रेजेंट होता है तो वो मोस्ट पोटेंट पॉइजन होता है। तो ये स्थावर विष की हमारी क्लासिफिकेशन है कि स्थावर विष का अधिष्ठान कहाँ कहाँ हो सकता है। मूविंग ऑन टू जांगम विष के अधिष्ठान। तो जांगम विष के क्या अधिष्ठान है। दृष्टि, निश्वास, दंष्ट्रा, नख, मूत्र, पुरीश, शुक्ल, लाला, आर्तव, मुख, संदंश, विष, अर्दित, तुंडास्थि, पित्त, शुक, शवानिधि। हमने देखा कि जांगम विष के 16 अधिष्ठान है। तो 16 वो क्या है। दृष्टि दैट इज साइट, निश्वास मतलब ब्रेथ, दंष्ट्रा फैंग्स, नख इज नेल्स में हो सकता है पॉइजन, मूत्र में पॉइजन हो सकता है, पुरीश फीसेस में पॉइजन हो सकता है, शुक्ल मतलब कि शुक्र में भी पॉइजन प्रेजेंट हो सकता है, लाला मतलब सलाइवा में, यू नो दिस, एंड आर्तव में मेंस्ट्रुअल ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म उसमें भी पॉइजन हो सकता है, मुख संदंश मतलब कि पिंसर्स उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, विष अर्दित मतलब वॉमिटस में प्रेजेंट हो सकता है, टुंडास्थि दैट इज टुंड मतलब कि
बीक में प्रेजेंट हो सकता है, टुंडास्थि दैट इज योर बीक बोन में प्रेजेंट हो सकता है, पित्त मतलब बाइल में प्रेजेंट हो सकता है, शूक मतलब हेयर में, एंड शवानिति मतलब कि कैडेवर में भी पॉइजन प्रेजेंट हो सकता है। सो ये सारे हमारे जांगम विष के अधिष्ठान हैं। हमने देखा इनके ना, आई वुड से कि आप ये श्लोक टर्मिनोलॉजीज में ही लर्न कर लो, आपको वो इजीली लर्न हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको एक होता है ना, एक लाइन से आपको लर्न होता है तो आपको ऐसी चीज़ें भूलते भी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल ये 16 नेम है तो आप सोचोगे कि ये कैसे लर्न होंगे, तो अगर आप इसको ये श्लोक मैनर में ही लर्न करते हो ना तो दैट विल बी ईजी फॉर यू, तो ये आप ज़रूर लर्न करना। सो स्थावर विष के हो गए हमारे अधिष्ठान, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम सार एव च निर्यासो धातवश्चैव कंदिश्चैव दशमः स्मृतः। तो ये हो गए हमारे स्थावर विष के अधिष्ठान। एंड जांगम विष के अधिष्ठान अगर हम देखते हैं तो वो है दृष्टि, निश्वास, दंष्ट्रा, नख, मूत्र, पुरीश, शुक्ल, लालार्तव, मुख, संदंश, विष, अर्धिक, टुंडास्थि, पित्त, शुक, शवानिति। तो ये सारे हमारे हो गए जांगम विष के अधिष्ठान। एंड ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत कल्पस्थान 3/4 एंड योर अधिष्ठान फॉर स्थावर विष दे आर फ्रॉम सुश्रुत कल्प 2/3। सो ये हो गए आपके इसके रेफरेंस। तो हमने देखा कि विष के अधिष्ठान, जांगम और स्थावर भेद से। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि आपको लर्न करना ही करना है, और ये कंपैरेटिव स्टडी भी इसकी देखेंगे हम, बट अभी हम देखते हैं कि विष के गुण, कि विष के क्या गुण हैं, मतलब ऐसे क्या गुण है जो बॉडी में ऐसी विषाद को उत्पन्न करता है, दुख, कष्ट और प्राणों को हर लेता है, स्वास्थ्य को खराब कर देता है, उसमें ऐसे क्या गुण हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप दिस इज आयरनी, आप सोचते उसमें तो कुछ अवगुण होंगे ना, बट नहीं, वो चीज़ है तो उसके गुण ही। हमने हमेशा से ऐसी पढ़ा है कि द्रव्य में गुण ही होता है, तो विच इज ऑल्सो अ द्रव्य ना, तो उसमें क्या गुण प्रेजेंट है हम वो देखेंगे। अब इसमें तीनों आचार्य, मतलब आचार्य चरक अनुसार, आचार्य सुश्रुत अनुसार, आचार्य वाग्भट अनुसार हम सारे गुणों को देखेंगे। तो सबसे पहले चरक और सुश्रुत अनुसार जो, मतलब ऑलमोस्ट ना तीनों ने ऑलमोस्ट सेम ही गुण बताए हैं, बस कि एक डिफरेंस है कि जहाँ पर आचार्य चरक ने अनिर्देश्य रस कहा है, वहाँ पर आचार्य वाग्भट ने अव्यक्त रस कहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण प्रेजेंट है। एंड सुश्रुत में कोई रस से रिलेटेड ऐसा कोई भी गुण नहीं बताया गया है। वाग्भट के अनुसार जो गुण है वो है 11, एंड आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत अनुसार जो गुण है वो है हमारे 10। तो आचार्य चरक अनुसार क्या गुण है? लघु, रुक्ष, आशु, विशद, व्यवायी, तीक्ष्णम, विकाशी, सूक्ष्मम, उष्णम, अनिर्देश्य, रसम। ये मैंने श्लोक से ही टर्म्स उठाए हैं, इसीलिए वो आप देख रहे हो ना, रुक्षम, विशदम, इस टाइप से हैं। तो ये सारे श्लोक से ही आप इनको लाइन वाइज लर्न कर सकते हो। उसके बाद आचार्य सुश्रुत अनुसार भी 10 गुण बताए गए हैं, एंड दे आर रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्णम, सूक्ष्म, आशु, व्यवायी, विकाशी, विशदम, लघु, अपाकी। मतलब कि ये सारे हमारे आचार्य सुश्रुत ने ये गुण बताए हैं। अब आचार्य वाग्भट के अनुसार उन्होंने सारे गुण इंक्लूड किए हैं, और उसमें उन्होंने जो एक और गुण को, मतलब जो अनिर्देश्य रस था किसके अंदर, चरक के गुणों के अंदर अनिर्देश्य रस था, वो उन्होंने अव्यक्त रस करके इंक्लूड किया है। आप देख रहे हो ना, चरक में अपाकी नहीं था, बट सुश्रुत में अपाकी गुण बताया गया। ठीक है, एंड तो वाग्भट ने सारे गुणों को मिला के, मतलब उन्होंने अपाकी भी ले लिया एंड अनिर्देश्य रस का अव्यक्त रस बना के भी ले लिया, मतलब उन्होंने सारे गुण को लिया। मतलब आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत दोनों के गुणों को उन्होंने एक साथ लिख के 11 गुण बताए हैं। दे आर तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, विशद, व्यवायी, आशुकर, लघु, विकाशी, सूक्ष्म, अव्यक्त रस एंड अपाकी। तो ये सारे गुण बताए हैं आचार्य वाग्भट ने। तो आई एम सेइंग दिस अगेन कि आपको विष के गुण लर्न करने ही करने हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो विष के गुण लर्न करो। ऑब्वियसली अगर आप देखो चरक के लर्न कर लोगे ना, तो आपको पता है कि अनिर्देश्य रस उसमें से हटाना है और सुश्रुत में वो अपाकी लिख देना है। ठीक है, मतलब इसका पाचन ना हो पाए। और जब आप वाग्भट के अनुसार लिखोगे सारे गुण, तो आपको सारे सब लिख देने हैं, मतलब कि आपको अनिर्देश्य रस भी लिखना है और अपाकी भी लिखना है। तो दीज आर योर विष के गुण। अब विष के गुण मतलब ऑब्वियसली जो मैंने बताया ना आपको कि मैंने उन श्लोक से ही उठाया है, तो श्लोक ये रहे, लघु, रुक्षम, आशु, विशदम, व्यवायी, तीक्ष्णम, विकाशी, सूक्ष्मम च उष्णम, अनिर्देश्य रसम, 10 गुणम उक्तम, विषम तज्ञ ही। मतलब कि ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ये गुण है, मैंने यहाँ पर यही नंबर फॉर्म में लिखा है। सुश्रुत के अनुसार रुक्ष, उष्ण तथा तीक्ष्णम, सूक्ष्मम, आशु,
व्यवायी च विकाशी विशदम च एव लघ्वपाकी च तत्स्मृतम। ये मैंने यही ऑर्डर में यहाँ ऊपर लिख दिए हैं। एंड अष्टांग हृदय अर्थात वाग्भट के अनुसार तीक्ष्णोष्ण रूक्ष विशदम व्यवायी आशुकरम लघु विकाशी सूक्ष्म अव्यक्त रसम विषम अपाकी च। मतलब इन्होंने ऑल द 11 गुण, मतलब दोनों के गुण मिला के इन्होंने सारे गुणों को माना है कि विष के ये गुण होते हैं। तो दिस इज़ योर विष के गुण वाला पार्ट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। सो अब आप जब देखोगे ना कि विष के जो गुण हैं वो ओज के गुण, मतलब जो ओज के गुण होते हैं, आई होप आप सबको ओज के गुण तो पता ही है। हम देखेंगे आगे कि विष के गुण एंड ओज के गुण टोटली ऑपोजिट है। सो विल सी दैट ऑल्सो, बट अभी के लिए हम इस पर फोकस करते हैं। तो मैंने भी जैसे आपको आइडिया दिया कि उनके मतलब विष के एंड ओज के दोनों के गुण बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विष के गुण, अब गुण तो बता दिए, तो ये करते क्या है बॉडी के अंदर। तो विष गुणों की कारमुकता, मतलब विष के गुणों की कारमुकता की इनका क्या एक्शन है बॉडी में। फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब रूक्ष एंड उष्ण। रूक्ष होने के कारण वायु को दूषित करता है, ठीक है, मतलब रूक्ष है तो वायु को ये दूषित करेगा। उष्ण होने के कारण ये रक्त और पित्त को प्रकोपित करता है, रक्त और पित्त को दोनों को ये प्रकोपित करता है। तीक्ष्ण गुण है तो तीक्ष्ण होने के कारण क्या करता है, ये बुद्धि को मोहग्रस्त करता है, मतलब कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या सही क्या गलत। एंड मर्म बंधनों को काटता है, मर्म के जो बंधन है उनको ये काट देता है। सूक्ष्म गुण के अकॉर्डिंग शरीर अवयवों में शीघ्रता से प्रवेश कर विकार उत्पन्न करता है। अब सूक्ष्म गुण है तो सूक्ष्म गुण के अनुसार, मतलब उसके वजह से ये जो शरीर के अवयव हैं उसमें शीघ्रता से प्रवेश कर, मतलब वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है इसकी, और वहाँ जाकर ये विकार उत्पन्न करता है। आशुकारी अर्थात शरीर में तेजी से फैलकर प्राणों का हनन करता है, मतलब प्राणों का नाश करता है, ठीक है ना, प्राण हर लेता है। आशुकारी मतलब सब बहुत ज़्यादा तेजी से फैलकर प्राणों का हनन करता है। व्यवाही अर्थात संपूर्ण शरीर में पाचन से पूर्व फैल जाता है, मतलब इतना फास्ट तो पाचन भी नहीं होता जितना ये जल्दी फैल जाता है। व्यवाही अर्थात कि संपूर्ण शरीर में ये पाचन से पूर्व फैल जाता है। विकाशी दैट इज दोष धातु मल, मतलब इन तीनों को ये नष्ट करता है। विशद अर्थात कहीं भी रुकता चिपकता नहीं है, मतलब एक तो इसकी वेरी गुड वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है सूक्ष्म गुण के अकॉर्डिंग, एंड ये कहीं भी रुकता या फिर चिपकता नहीं है विशद गुण के अनुसार। लघु मतलब कि दुष्चिकित्सा, अब लघु है तो इसकी इजीली चिकित्सा भी नहीं की जा सकती है। अविपाकी है दैट इज शरीर में बहुत दिनों तक बना रहकर कष्ट देता है, तो इसका मतलब पाक नहीं होता तो शरीर में बहुत दिनों तक रहता है, और शरीर में बहुत दिनों तक रहने की वजह से ये क्या करता है, ये कष्ट देता है, बहुत ज़्यादा कष्ट देता है ये रोगी को या फिर किसी भी मनुष्य को, और ये आसानी से निकाला नहीं जा सकता। और ये अविपाकी है, शरीर में इकट्ठा हो जाता है, शरीर में ही रह जाता है काफ़ी दिनों तक, और क्या होता है कि इसको आसानी से निकाला भी नहीं जा सकता। तो ये हमारे विष के गुणों की कारमुकता हो गई। हमने देख लिया सारे गुणों का किस प्रकार कार्य है और वो बॉडी में जाके क्या करते हैं। सो इस लेक्चर में वी हैव सीन द विष का क्लासिफिकेशन। हम मतलब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था विष से, विष का जनरल इंट्रोडक्शन से, दैट वाज उसकी निरुक्ति, देन उसकी परिभाषा हमने देखी, फिर हमने उसके पर्याय देखे, उसके बाद हमने देखा विष का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वाग्भट अनुसार, आचार्य वाग्भट अनुसार, एंड रस शास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा रस तरंगिणी एंड रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग। देन विष का अधिष्ठान देखा, दैट वाज जांगम एंड स्थावर भेद से, जांगम अधिष्ठान वाज 16 एंड स्थावर अधिष्ठान वाज 10। फिर उसके बाद हमने विष के गुण देखे तीनों आचार्यों के अनुसार, एंड उसके बाद हमने देखा जो लास्ट पार्ट था हमारे इस लेक्चर का कि विष के गुणों की क्या कारकता है, किस प्रकार वो काम करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया है, आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे करके। इसके आगे का दैट वाज आई वाज सेइंग ना कि विष एंड ओज के गुण आर कम्प्लीटली ऑपोजिट, तो ये सब पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड आगे का भी टॉपिक हम कवर करेंगे। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग। आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो डेफिनेटली यू नो वेयर टू फाइंड देम। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड download the notes from there. The link for the channel is given in the description box. Alright guys, then bye bye. Stay tuned for the next video lecture and don't forget to like and share the video.